कराची से राशिद मिन्हास रोड पर जो 2 रोज़ कबल एक शॉपिंग मॉल की इमारत में खौफनाक आतिश ज़दगी हुई और उसने 11 ज़िंदगियों के चिराग गुल कर दिए और 9 अफराद ऐसे हैं जिनकी लाशें जिन्ना अस्पताल लाई गईं और एक को अब्बासी हॉस्पिटल लाया गया और एक को सिविल हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया था। बिल्कुल जी। और पुलिस की तहकीकाती टीम का जो है मुतासरा शॉपिंग मॉल का दौरा भी जो हुआ है और DIG ईस्ट कहते हैं कि FIR तो इब्तदाई रिपोर्ट होती है, बारीक बीनी से तहकीकात करके जितने भी ज़िम्मेदार होंगे उनको कानून की गिरफ्त में लाएंगे। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है और शॉपिंग मॉल दोबारा जो है सील कर दिया गया है, जबकि दुकानदारों ने जो है माल खोलने का मुतालबा भी किया है। और हमारे पास एक रिपोर्ट भी है और शाहज़ेब वहाँ का मेरे ख्याल से एक बच्चा है और उसकी एक रिपोर्ट है, प्रोफाइल पैकेट है शाहज़ेब की, देखते हैं। कराची राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल में आग की नजर होने वालों की तदफीन का सिलसिला जारी है। मौत के आगोश में जाने वालों में लियाकताबाद का रिहायशी शाहज़ेब भी था, जो मुतासरा शॉपिंग मॉल में सॉफ्टवेयर हाउस चलाता था और अगले माह उसके सर पर सेहरा सजने वाला था। 26 साल का बच्चा था और उसका सॉफ्टवेयर हाउस था। पहले उसने घर पे स्टार्ट किया था, अभी रिसेंटली बेचारे ने वहाँ पे स्टार्ट किया था। मेरे ख्याल 2 महीने भी नहीं हुए थे उसको काम करते हुए। और ये मैं हम्बली रिक्वेस्ट करूँगा, ये शॉपिंग सेंटर्स बनते हैं इसमें स्मोक सेंसर्स होने चाहिए। SBSC को चाहिए कि इसमें स्मोक सेंसर्स लगाएं, एग्जिट सीढ़ियाँ बनाएं, ताकि अब इससे बड़ा नुकसान और किसका क्या होगा। जिस अथॉरिटी ने भी ये शॉपिंग सेंटर बनाने की परमिशन दी है, मैं समझता हूँ वो असल में मुझे इल्ज़ाम है, क्योंकि उन्होंने उस शॉपिंग सेंटर में किसी भी किस्म का एग्ज़िट का कोई रास्ता नहीं रखा, कोई फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं था वहाँ पे और बिल्कुल कोई सिक्योरिटी नहीं थी, मसद कोई अलार्म सिस्टम नहीं था। और ये आग लगी है इसकी गफलत लापरवाही से तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। जवान बेटे की मौत ने माँ बाप समेत पूरे खानदान को रुला दिया। ये तो सिर्फ उसका दोस्त है, उसने मुझे फ़ोन करा 2:45 बजे कि मैं फ़ोन कर रहा हूँ तो वो छिपा वाला उठा रहा है। तो वो छिपा वाले को मैंने फ़ोन करा तो वो कहते हैं आप सिविल और जिना चले जाएं। तो मैं वहाँ गया हूँ सिविल में, तो 3 उन्होंने दिखाए लोग, वो नहीं थे। फिर जिना पहुँचा हूँ तो वहाँ पता लगा कि इंतकाल हो। शाहज़ेब को ये कॉल सेंटर का काम था, ये जो बाहर मुल्कों से उनका लेन देन कंप्यूटर पर बैठ के बस ये काम था। शाहज़ेब की नमाज जनाजा मकामी मस्जिद में अदा कर दी गई। मुतवफ़्फ़ी के वर्सा कहते हैं इस शहर में कई सानहे हुए और हर वाक़े के बाद कमेटियां तो बनती हैं, लेकिन जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। इस सानहे को भी चंद रोज बाद सब भूल जाएंगे और फिर किसी दूसरे सानहे का इंतजार होगा। ऐसे इक़दाम किए जाएं कि दोबारा ऐसा सानहा रोनमा न हो। जी, बड़ा ही अफसोसनाक ये वाक़या है और ये पहला नहीं है। और जो ये जिस तरीके से ये इजाज़तें मिल जाती है सेफ्टी वगैरह बगैर, ये बड़ा अफसोसनाक है। इसमें मज़ीद जो है इसरार मुग़र्री हमारे रिपोर्टर ने पूरा जो है इन्होंने ये कवर किया है, उन्हें उनसे मज़ीद अपडेट जाते हैं। इसरार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा इसरार, ये आपने ये सारा कवर किया है, बड़ा ही अफसोसनाक ये एक वाक़या है। अब ये आग लगने का सबब कुछ सामने आया है? हाँ जी, अफसोसनाक वाक़या जो है पेश आया कराची में राशिद मिन्हास रोड पर। ये जो वाक़ई शॉपिंग मॉल है RJ, इब्तिदाई तौर पर ये जो है बताया गया कि बिल्डिंग की जो बालाई मंजिल है वहाँ पर स्टैंड बाय जनरेटर मौजूद था, जिसके शॉर्ट सर्किट से जो आग लगी वो आग जो है बाकी जो मंजिलें हैं वहाँ तक भी पहुँची, तीसरे और दूसरे तक। और इसमें इब्तिदाई तौर पर शॉर्ट सर्किट बताया गया है आग लगने की जो वजह थी, लेकिन इसमें जो ऊपर कॉर्पोरेट ऑफिस मौजूद थे, बालाई मंजिल पर कॉल सेंटर्स मौजूद थे जिसमें नाइट शिफ्ट में जो है लड़के वहाँ पे बहुत ज़्यादा अफराद वहाँ पे काम कर रहे थे। जब आग लगी तो आग लगने की इब्तिदाई तौर पर जो वहाँ पर मौजूद जो काम करने वाले लोग थे उनको पता ही नहीं था, वो उससे नाइल्म रहे। और जब आग लगी तो उसके बाद वो फायर एग्जिट जो था वो उससे वो लोग नहीं निकल पाए। और जो आलात होते हैं, अपना जो सिस्टम होता है बिल्डिंग में आग बुझाने का, फायर फाइटिंग का और फायर अलार्म का, वो वहाँ पे फाल नहीं था, जिसके बाद नुकसान ज्यादा हुआ और आग इतनी जल्दी और इतनी तेजी से फैली
कि वो आग फैलती गई और धुआं भर जाने से सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ वो धुआं भर जाने की वजह से हुआ, क्योंकि लोगों ने खुद को जो है मुख्तलिफ जो अंदर रूम्स हैं और अपने आप को बचाने के लिए वहां पे बंद कर दिया, जिसके बायस बहुत सारे लोग वहां पर दम घुटने से बेहोश हुए, जिनको बाद में रेस्क्यू किया गया। 45 से ज्यादा अफराद थे जिनको रेस्क्यू किया गया और इसमें 11 अफराद थे जो है अपनी जान की बाजी हार गए। इससे पहले भी मोतद कराची में आग लगने के वाकयात पेश आ चुके हैं। सबसे बड़ा अलमिया ये है यहाँ पर कराची में कि बिल्डिंग में चेक इन बैलेंस नहीं होता, एनओसीज जारी कर दी जाती हैं, उसके बाद उस फायर फाइटिंग का जो सिस्टम निज़ाम लगा होता है उसकी इंस्पेक्शंस नहीं होती कि आया वो फाल है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके बायस आए दिन शहर कायद में जब भी बिल्डिंग्स में आग लगती है तो हम देखते हैं कि अगर पहले दर्जे की आग हो, दूसरे की हो, तीसरे की हो, तो उसमें बहुत टाइम लगता है फायर फाइटिंग। बहुत टाइम लगता है एफआईआर के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इसरार। हमारे साथ ही रहे, साथिया में ज्वाइन कर रहे हैं आबिद शेख, डायरेक्टर हैं 1122 सिंध के। उनसे जान लेते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन ऑब्वियसली हुआ है वहाँ पर, तो उनके पास क्या अपडेट्स हैं इस सब को लेकर। सर बताइएगा आबिद शेख साहब। बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों ने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट था और इसमें 11 कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई और इसके बाद जी मेरे ख्याल से आबिद साहब कनेक्शन दोबारा से उनको से बहाल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा आगे जी आबिद साहब फरमाइएगा प्लीज़। जी, जो मेजर चैलेंजेस हम लोगों ने वहाँ पर फेस किए, वो सबसे बड़ा मेजर चैलेंज यही था कि हमें वहाँ पर कोई एग्जिट की जगह नज़र नहीं आई, कोई इवैक्यूएशन की जगह नज़र नहीं आई। इसी वजह से वहाँ पर लोग फंसे रहे। और अगर वहाँ पर कोई ऐसी जगह थी या कोई ऐसा एग्जिट या इवैक्यूएशन की प्लेस था, सर हु इज रिस्पांसिबल फॉर दिस? हु इज रिस्पांसिबल फॉर दिस? देखें, रेस्पॉन्सिबिलिटी का तयन होगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और जो मेजर प्रॉब्लम मैंने आपको बताया, सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम यही थी कि अगर किसी मॉल या किसी ऑफिस या कॉर्पोरेट सेक्टर या किसी बिल्डिंग में प्रॉपरली फायर फाइटिंग का निज़ाम नहीं है और वो उस वक्त काम नहीं कर रहा, तो इस तरह के जो इंसिडेंट्स में इससे ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। और अगर यहाँ पर इस तरह का कोई ऐसा सिस्टम होता, फायर अलार्म्स होते, वहाँ पर स्मोक डिटेक्टर्स होते, अभी बात भी हो रही थी इस पे, और उसके साथ साथ एक प्रॉपर सिस्टम होता, तो मेरे ख्याल से हम इस नुकसान को काफ़ी कम कर सकते थे। और हमने बहुत सारी बिल्डिंग्स में ये भी देखा है कि अगर वहाँ पर फायर फाइटिंग का निज़ाम है लेकिन लोग उस पर ट्रेन नहीं होते, प्रॉपर ड्रिल्स नहीं होती, लोगों की ट्रेनिंग नहीं होती कि इस तरह के इंसिडेंट में किस तरह से उस सिस्टम को यूज़ करना है, तो जिसकी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। और जब ये इंसिडेंट हुआ और मेरे ख्याल 6:30 बजे करीब हमें कॉल रिसीव हुई थी 1122 पे। 6:30 बजे करीब हमें कॉल रिसीव हुई थी 1122 पे। जी और तकरीबन कोई 15 to 16 मिनट लगे थे जब हमारी टीम ने पहले वहाँ पर रेस्पॉन्स दिया। और उस रेस्पॉन्स में हमें जब एंट्री हमने करने की कोशिश की, क्योंकि इसकी जो एंट्री प्लेस था वो बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी थी और वहाँ पर इतना ज़्यादा स्मोक था, इसी वजह से हमें फोर्सफुल एंट्री करनी पड़ी। और जो आपने वहाँ पर बराबर में देखा होगा पेडेस्ट्रियन, वहाँ से हमने लैडर लगाकर हमारे रेस्क्यूअर्स शीशा तोड़ के वहाँ पर एंटर हुए और वहाँ से उन्होंने रेस्क्यू का काम शुरू किया। लेकिन वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में भी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा ऑब्वियसली, क्योंकि सिस्टम जो है वो ही सही नहीं था, जिसकी वजह से ये सब मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इसरार, ये जो है अभी ये बताएं कि मॉल को अभी भी सील तो कर दिया गया था, अभी तक सील है? इसरार, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मॉल अभी तक जो है सील है और कल भी तहकीकाती टीम जो है उसने वहां पर दौरा किया। तहकीकाती टीम जो बनाई गई है उनने भी वहां पर दौरा किया और साथ ही साथ मॉल में जो 3 तबकात हैं जिनमें आग लगी थी उनमें भी उनका दौरा किया और वहां पर बहुत सारे लोगों का कारोबार भी वाबस्ता है, वो भी लोग वहां पर मौजूद थे। उनमें भी कमेटी जिसके सामने बात की कि जो हमारे शॉप्स हैं, हमारे वहां पर मटेरियल पड़े और बहुत सारे लोगों का वहां पर कारोबार वाबस्ता है हमारा, तो तहकीकाती टीम ने मॉल को सील कर दिया है। लेकिन साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि एनओसी जो जारी होती हैं कराची में, खुसूसी तौर पर कमर्शियल सेक्टर में जब एनओसी जारी होती हैं तो उसमें स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं होते, खासतौर पर फायर एग्जिट हो या फिर आग लगने के जो आलात हैं वहां पर फायर फाइटिंग का अपना जो बिल्डिंग में सिस्टम होता है, क्योंकि इतना बड़ा एक कमर्शियल मॉल है और उसमें फायर फाइटिंग का अपना निज़ाम ना होना, ये सबसे बड़ी वजह बनती है कराची में आग लगने के बाद जो है उसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। अब एनओसी जब जो इदारे जारी करते हैं। अच्छा इसरार हमारे साथ रहिएगा। आबिद शेख साहब, ये अब जो आग लगी है ऑफ कोर्स ये पहला इंसिडेंट नहीं है, हमने ऐसे पहले भी बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे हैं
अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स देखे हैं, फैक्ट्रीज़ में देखे हैं, बल्दिया का हमारे पास एक बड़ी मिसाल है, और इसके अलावा भी और बहुत सारे इंसिडेंट्स होती हैं। जब आग लगती है, लोग जो हैं फौत होते हैं, एक जो सारा सिस्टम है वो ज़िंदा हो जाता है, और फिर उसके बाद सब दब जाता है। तो अभी आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएं कि अभी जो पिछली जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुई हैं उसमें किसी को कोई इंसाफ आपको मिलता नज़र आया? देखिए, मैं आपको सिर्फ जो पॉइंट ऑफ व्यू अभी दूंगा वो सिर्फ रेस्क्यू सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से दे सकता हूँ, Please. क्योंकि गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स जरूर आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। रेस्क्यू 1112 की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई वो लास्ट ईयर हुई है, और इस वक्त प्रॉपरली जो प्रोफेशनल रेस्पॉन्स दे रहे हैं इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। अब जब तक आप फाउंडेशन को स्ट्रांग नहीं करेंगे तब तक इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहेंगे। हमारे पास इस वक्त हम सेफ्टी या बिल्डिंग कोड्स की बात करें 2016, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी है, जिसके चैप्टर नंबर 9 पे सारी चीज़ें क्लियर लिखी हुई हैं कि कौन सी चीज़ किस तरह से वहाँ पर इम्प्लीमेंट होगी, क्या क्या वहाँ पर निज़ाम होना चाहिए, कौन कौन से इक्विपमेंट होने चाहिए और किस तरह से उसकी परमिशंस लेनी है। तो पहली बात तो हम पहले तो इम्प्लीमेंटेशन पे चले जाएं। इम्प्लीमेंटेशन अगर कंप्लीट हो जाए, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो जाए, फिर उसका चेक एंड बैलेंस है, फिर उसकी प्रॉपर इंस्पेक्शंस हैं टाइमली, उसके बाद फिर उनकी ट्रेनिंग्स हैं, ड्रिल्स हैं, ये सारी एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। तो पहले तो हमें फाउंडेशन मजबूत करना है कि एट द टाइम ऑफ जब ये बिल्डिंग्स बनती हैं उस टाइम पे कोई इंस्पेक्शन हो जाए, उस टाइम पे जब इनको फाइनल अप्रूवल मिल रही हो तब जाके इनको अप्रूवल मिले, जब ये सारे सिस्टम्स वहाँ पर ऑलरेडी लग चुके हैं। तो इससे काफी अच्छा, आबिद साहब हमारे साथ रहिएगा प्लीज। हमें ज्वाइन किया है रेहान हाशमी भाई, MQM के रहनुमा हैं, और उनसे पूछते हैं इस इंसिडेंट के बारे में। रेहान भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा रेहान भाई, बड़ा अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट है, और इस मैं अभी आबिद साहब से भी यही बात कर रहा था कि ऐसे इंसिडेंट्स पहले भी होते आए हैं। फिर हम बात करते हैं कि इसका NOC नहीं था, इसका चेक एंड बैलेंस नहीं था, इस बिल्डिंग का एग्जिट नहीं था, कोई सेफ्टी का निज़ाम नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा एक इंसिडेंट है, और ये पहले भी बहुत सारे होते आए हैं। तो अब तक इसके ऊपर क्यों कोई इम्प्लीमेंटेशन या कोई कॉन्क्रीट काम नहीं हो सका फॉर द सेफ्टी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात तो बहुत तल्ख है, और ये इस तरह के इंसिडेंट्स माजी में भी जो होते रहे हैं उसकी बुनियादी वजह हम बयान भी करते रहे हैं और उसका सोल्यूशन भी देते रहे हैं। जिस शहर की अथॉरिटी सेंट्रलाइज नहीं होगी, हालांकि हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं कि सूबों से लोकल गवर्नमेंट की सतह पर चीजें डिवॉल्व होनी चाहिए, जो शहर 5 से 6 हिस्सों में बटा हुआ होगा अथॉरिटीज के हवाले से, फाइनेंशियल अथॉरिटीज के हवाले से, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के हवाले से, जो अपनी जिम्मेदारी जो इंस्टीट्यूशन है वो लेना नहीं चाहेंगे। और फिर अलमिया ये है कि कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तक का सफर जो है, और उसमें जो शहर के साथ जो जुल्म हो गया, उसमें बिल्डिंग कंट्रोल की जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर आती है कि जो बैनुल अक़वामी असूलों के मुताबिक सेफ्टी के हवाले से जो असूल मुरतब करने चाहिए वो पसे पुश्त क्यों डाल दिए जाते हैं। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन भी हम देते रहे हैं मुख्तलिफ औकात में, इसका नहीं बल्कि ट्रैफिक मैनेजमेंट के मामलात हों, लोकल पुलिसिंग के मामलात हों, बिल्डिंग कंट्रोल। अलमिया ये है, शहर कराची वो शहर है जिसका कई दिहाइयों से मास्टर प्लान मौजूद नहीं है। आप अंदाजा लगाएं कि दुनिया के बड़े शहरों में शुमार होने वाला शहर जिसके मास्टर प्लान को रिव्यू नहीं किया गया, नहीं बना, और हैफाजार्ड वे में चाहे वो कच्ची आबादियों की तादाद का बढ़ना हो, चाहे वो हाई राइज बिल्डिंग बनना हो, और उसमें बहुत सारी जगहों पर ऐसे जो ड्रॉबैक इमर्ज होकर आते हैं जिसके बाद में हम पछताते हैं। चाहे वो पछताना तो होता ही है, लेकिन रेहान साहब आपके MQM की अगर बात करें तो वो कराची का एक बहुत बड़ा नाम है। कराची की सियासत में सबसे अहम किरदार ही, अगर एक तरह से कहूँ, MQM का हमेशा से रहा है, तो वो गलत नहीं होगा। तो आपकी जमात जो है, ये सब सिचुएशन भी हमारे सामने आए रोज़ इस तरह के हादसा सामने आते हैं, तो आपकी जमात अलायंस तो कर रही है, तो अलायंस के दौरान आप लोग कहीं ये डिस्कस करते हैं कि हमने इन मसाइल को देखना है, या पहले क्या किया, या फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं? देखिए, माजी में भी MQM के पास जो थोड़े अरसे मेयरशिप रही है, उसकी मिसालें पूरे पाकिस्तान में दी जाती रही हैं, और वही मेरा ख्याल है कि सबसे जो बेहतरीन दौर कहलाता है वो ही दौर कहलाता है। उसके बाद से फिर जो सिलसिला रहा, चाहे लोकल गवर्नमेंट के एक्ट का मामला हो, और अभी जो अलायंस हो रहा है, देखिए आपको याद दिलाता चलूं कि MQM मुख्तलिफ गवर्नमेंट से जो फॉर्म करती है उसमें वो एक चार्टर ऑफ डिमांड देते हैं। हम उस चार्टर ऑफ डिमांड के अंदर वो सोल्यूशंस लिखे हुए हैं कि जनाब इस बुनियाद के ऊपर आप हमसे इत्तेहाद करेंगे। बदकिस्मती ये है कि इख्तिदार में आने के बाद, मेजॉरिटी लेने के बाद, अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज उन डिमांड्स को मलूज़ खातिर ही नहीं रखती।
ابھی ہم نے جو پی ایم ایل این کے ساتھ جو ریسنٹ ہمارا اتفاق رائے اور مفاہمتی عمل شروع ہوا ہے، اس میں ہم نے سولوشن یہ دیا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر آرٹیکل 140A کے اطلاق کی ضرورت ہے جو کہ ڈیولیوشن آف پاور کی بات کرتا ہے. آرٹیکل 140B آپ لے کر آ جائیں، اب اس کے اوپر ڈیلائبریشن ہونی ضروری ہے. اسی طرح ہم نے پروونشل فائنانس کمیشن کو مشروط کیا ہے. کراچی جس طرح ریونیو دیتا ہے اور تقریباً 10 سالوں سے کراچی کو ریٹرن میں پیسے نہیں دیے جا رہے ہیں کراچی کے اضلاع کو، یہ ریکارڈ پر چیزیں موجود ہیں. تو سر ابھی کے لائنس میں ہوگا پھر یہ، اور یہ جو اس طرح کے مسائل ہیں خاص طور پہ بلڈنگز میں آگ لگنا، مجھے یاد ہے ابھی کچھ مہینے پہلے ہی، بلکہ پوری رات ہم نے اس سٹوری کو کور کیا تھا، اسی طریقے سے مال میں آگ لگ گئی تھی اور کئی جانی نقصان بھی ہوا، مالی نقصان بھی ہوا. تو ابھی یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں؟ دیکھیں یہ تو ایک اس کا کمپوننٹ ہے. جب آپ ڈیولوشن کی بات کرتے ہیں نا، جب آپ لوکل باڈیز کی امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں نہ صرف بلڈنگ کنٹرول آتا ہے، ماسٹر پلان آتا ہے، اس کے اندر آپ کے واٹر اینڈ سیوریج کے معاملات آ جاتے ہیں، اس کے اندر اور سب سے امپورٹنٹ اگر آپ اس کے حوالے سے بات کریں فائر ٹینڈرز آ جاتے ہیں، فائر اسٹیشنز آ جاتے ہیں، ریسکیو کی ٹیمز آ جاتی ہیں، ریفارمیشن آ جاتی ہے، پھر جو پیسے جو کراچی کے روکے گئے ہیں وہ آ جاتے ہیں. تو ہم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اس کے نکات میں یقیناً یہ تمام چیزیں شامل ہیں جو کہ ہمارے مینیفیسٹو میں بھی شامل ہے. تھرو آؤٹ رہا ہے، شیڈو بجٹ میں بھی ہم پیش کرتے رہتے ہیں چیزوں کو. لیکن بات یہ ہے کہ کچھ پاور سینٹرک پالیٹیشنز یا جو پاور لسٹی پالیٹیشنز ہیں، جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، جو ڈی سینٹرلائزیشن کو نہیں چاہتا ملک میں، انفارچونیٹلی اس کی وجہ سے مسائل ہو رہے ہیں. ہمارے پاس ہم نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا، سولوشن بھی دیا، مینیفیسٹو میں بھی ہے اور امینڈمنٹس کی بھی بات کرتے ہیں. اچھا ریحان بھائی، یہاں پہ جیسے یہاں پہ بھی این او سیز ایشو ہو گئے اور بلڈنگ جو کوڈ تھا اس کے برعکس ہوا سارا کچھ، امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکا ہے. 2016 سے بلڈنگ جو کوڈ ہے 2016 کا اب تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکا ہے. ایک تو آپ یہ بتا دیجئے کہ چلیں جو ہوا وہ تو چلو ٹھیک ہے، اب آگے ایم کیو ایم کیا اس کی امپلیمنٹیشن میں اپنا کردار ادا کرے گی؟ اور کیا ایم کیو ایم جس شخص نے آف کورس پولیٹیکل انفلوئنس اس میں شامل ہوتا ہے این او سیز میں جب بھی بلڈنگز کو ملتا ہے، تو وہ جو نام سامنے آتے ہیں ان سب کو انصاف کے کٹہرے تک پہنچانے میں ایم کیو ایم اپنا کردار ادا کرے گی؟ دیکھیں یہاں پر قیمتی جانوں کے ضیاع کا مسئلہ ہے. یہاں پر اگر خدا نہ خاصا کوئی ڈیزاسٹر لائک سچویشن ایمرج ہو کر آتی ہے تو آپ نے دیکھا، چاہے وہ کشمیر میں ہونے والا زلزلہ ہو جس میں ایم کیو ایم کے والنٹیئرز پہنچے، چاہے وہ اندرون سندھ فلڈ کے وکٹمز کو ریلیف دینے کے حوالے سے ہو، تو دیگر اداروں کے ساتھ ایم کیو ایم بھی سر فہرست رہی. اور خدا نہ خاصا اللہ نہ کرے کہ جو جس طریقے سے کنکریٹ کا جنگل بنا ہے، جس میں سیسمک افیکٹ کے اوپر بھی بات نہیں ہوئی ہے، جس میں فائر جو فائٹنگ کے حوالے سے یا اس طرح کے ریسکیو یا ایمرجنسی جو رسپانسز ہیں اس کے حوالے سے ایمبیگوٹی ہے، تو ایم کیو ایم یہ کہتی رہی ہے. اور آج بھی ہم آپ کے پروگرام کے توسط سے اس بات کو باور بھی کراتے ہیں اور ایشورنس بھی دیتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے پاس پورا پلان موجود ہے. ایم کیو ایم کے پاس یہ بھی موجود ہے کہ جناب امینڈمنٹ جب تک نہیں کریں گے پاکستان کو صحیح سمت میں گامزن کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور ہم اس بات کی شیورٹی بھی دیتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اگر ایم کیو ایم کے پاس آتا ہے تو ہم آپ کے پروگرام کے توسط سے شیورٹی بھی دے رہے ہیں کہ وہ جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہیں جو کسی بھی سویلائز ملک میں ہونا چاہیے اس کو ہم فالو اور پرسو کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. وی ہوپ تو سر، ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہو، جو آپ باتیں مینشن کر رہے ہیں وہ فیوچر میں آپ کرنے میں کامیاب بھی ہوں، آپ کی جماعت کرنے میں کامیاب ہو. وی وش فار دیٹ. اسرار، لاسٹلی اس پہ پولیس کی جانب سے کوئی تحقیقات سامنے آئی ہے، کوئی پیش رفت؟ جی ابھی تک کمیٹی کے دورے کے بعد اس میں کوئی ان کی جانب سے اپڈیٹ نہیں آئی. صرف ان نے بلڈنگ کو سیل کیا ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر انویسٹیگیشن کا جو ہے آغاز تو ہو گیا ہے، لیکن انویسٹیگیشن میں کوئی بھی پیش رفت ابھی تک نہیں ہو پائی. ساتھ ہی ساتھ صرف یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ وہاں پر فائر ایگزٹ ہونے چاہیے تھے، شیشے توڑ کے ریسکیو کو اندر جانا پڑا، اور جو لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ بلڈنگ کو جو این او سیز جاری ہوتی ہیں ان میں یہ فائر فائٹنگ کا جو نظام ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایمرجنسی ایگزٹ ہوتے ہیں، وینٹیلیشن کے جو نظام ہے وہ بلڈنگ میں موجود نہیں تھا. ایک مکمل چاروں طرف سے پیک بلڈنگ تھی جس کی وجہ سے یہ نقصان ہوا. تحقیقات کا آغاز ہوا ہے. تحقیقاتی کمیٹی اپنی مکمل رپورٹ جب پیش کرے گی اس میں وجوہات سامنے آئیں گی. ابتدائی طور پر یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ بلڈنگ میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگی، لیکن بلڈنگ کا سیکورٹی کا عملہ بھی اتنا موجود نہیں تھا جو لوگوں کو. چلیں اسرار وغیرہ، بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹس دینے کے لیے. اور ریحان بھائی،